शिमरानगढ़ नाम का एक गांव था जहां पर समीर नाम का व्यक्ति समोसा बेचकर अपना गुजारा किया करता था। ठीक समीर की दुकान के सामने सुयोग नाम का व्यक्ति पानी पूरी बेचा करता था। और तुम्हारी पानी पूरी की दुकान कैसी चल रही है? आजकल ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं तुम्हारी दुकान पर। शायद लोग मेरी दुकान से समोसा खाने में व्यस्त हो गए होंगे। भाई समीर, तुम्हारी दुकान मेरे सामने ही है और लोग तो मुझे तुम्हारी दुकान पर भी नहीं दिखते हैं। तो लोग गए कहाँ? शायद तुम्हारे समोसे खाने से उनका पेट दर्द करने लगा होगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं और शहर से पूनम नाम की महिला गांव में प्रवेश करती है। पूनम के गांव में आने के बाद से लोग ना तो सुयोग की पानी पूरी खा रहे थे और ना ही समीर के समोसे। एक दिन दोनों के रास्ते फिर से टकराते हैं। भाई सुयोग, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं समीर, कोई आजकल पानी पूरी खाने आता ही नहीं है। धंधा एक बार में ही इतना नीचे कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा। ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है सुयोग भाई। मैंने सुना है कि कोई पूनम नाम की महिला इस गांव में आई है और उसने कोई नया खाने का व्यंजन बेचना शुरू किया है। चलो फिर जाकर देखकर आते हैं। समीर और सुयोग दोनों ही पूनम की दुकान जाते हैं और देखते हैं कि पूनम कोई गोल मिठाई जैसे व्यंजन को बेच रही है। पूनम जी, ये आप गोल गोल खाने की क्या चीज बेच रही हैं? इसे मोमोज कहते हैं। खास इसे मैं शहर से सीख कर आई हूँ और जब से मैंने दुकान खोली है सारे गांव वाले सिर्फ मेरे पास ही ये अच्छे मोमोज खाने आते हैं। अभी इस गांव में कोई भी समोसा और पानी पूरी खाना ही नहीं चाहता। तुम अभी नई हो इस गांव में। ये मोमोज की दुकान गांव में बंद कर दो। तुम्हारे मोमोज की वजह से कोई मेरे यहाँ पानी पूरी खाने नहीं आ रहा। सही कहा, इस मोमोज की वजह से मेरी दुकान पर भी कोई समोसा खाने नहीं आ रहा। मैं तो मोमोज बेचना बंद नहीं करूंगी। तुम दोनों को जो करना है करो। अभी जाओ, मुझे मोमोज बेचने दो। आए बड़े मुझे धमकाने। समीर और सुयोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में रुककर एक दूसरे से कहते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। जिस तरीके से ये पूनम शहर से मोमोज बनाना सीख कर आई है ना, उसी तरीके से हम दोनों को भी शहर से कुछ सीख कर आना पड़ेगा। इस पूनम को मजा चखाने के लिए हम दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समीर और सुयोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें जंगल का रास्ता मिलता है। जब वे जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे तभी समीर का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अरे समीर, तुम कहाँ गिर गए भाई? ये गड्ढा यहाँ कैसे आ गया? पक्का किसी शिकारी ने किसी जानवर के लिए गड्ढा खोद कर रखा होगा। तभी उस गड्ढे में से समीर सुयोग को आवाज लगाता है, सुयोग, नीचे आ जाओ। देखो, यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। वो देखता है कि गड्ढे के नीचे एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर दूर दूर तक एक अनोखे चमकते हुए आलू के खेत थे। दोनों ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी, हम शहर की तरफ जा रहे थे। तभी मैं गलती से इस गड्ढे में गिर गया। जब मैं नीचे आया तो देखा कि यहाँ तो कोई अलग ही दुनिया बसी हुई है और दूर दूर तक आलू की खेती है। ये कोई साधारण आलू नहीं है। ये आलू इच्छा पूरी करते हैं। अगर ऐसा है तो एक आलू मुझे भी खाने के लिए दीजिए ना। मेरी भी एक इच्छा है। मुझे मेरी पानी पूरी दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मेरी समोसे की दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, उस मोमोज वाली से भी ज्यादा। मगर मैं तुम दोनों की ये इच्छा पूरी करने वाले आलू नहीं दे सकता। तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ईर्ष्या है। मैं तुम दोनों को ये आलू तभी दूंगा जब तुम अपने अपने अहंकार को खत्म करके साथ में मिलकर काम करने का निर्णय लो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
साधु उन दोनों को एक आलू के 2 भाग करके दे देता है। अब आधा आलू तुम खाओ और आधा आलू तुम, और एक साथ अपनी इच्छा को मांगो। हम दोनों गांव में सबसे अच्छा और प्रसिद्ध समोसा पानी पूरी बेचना चाहते हैं। आलू से इच्छा कहते ही दोनों वापस उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। वो अपनी दुकान पर लौटते हैं, तब उन्हें वहाँ पर समीर और सुयोग की दुकान के बीचों बीच एक आलू का पेड़ नजर आता है। ये आलू पेड़ पर कैसे उग रहे हैं? हमारी कल की इच्छा का फल ये आलू का पेड़ है। चलो इसमें से आलू तोड़ लो, मैं इसके समोसे बनाऊंगा और तुम उस समोसे में पानी पूरी का तीखा और मीठा पानी डालकर लोगों को खिलाना शुरू कर देना। समीर पेड़ के आलू से समोसा बनाने लगता है और सुयोग पानी पूरी की तैयारी करने लगता है। जब सब तैयार हो जाता है, तब दोनों अपने समोसा पानी पूरी को बेचना शुरू कर देते हैं। दोनों एक ही दुकान में काम करने लगते हैं। आओ आओ, समोसा पानी पूरी को चखो। यकीन नहीं आ रहा है तो खुद खा कर देख लो। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही थी। समोसा पानी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है, जरा एक प्लेट खिलाना। सुयोग समोसा को लेकर उसमें छेद करके उसमें मीठा और तीखा पानी डालकर उस औरत को एक प्लेट समोसा पानी पूरी दे देता है। जैसे ही वो औरत उस समोसा पानी पूरी को खाती है, उसका चेहरा खिल जाता है और वो कहती है, मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी कुछ नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भाई और 2 प्लेट देना और 10 प्लेट घर के लिए भी पैक कर देना। जी अभी देता हूँ। धीरे धीरे पूरे गांव में समीर और सुयोग की पानी पूरी की बातें होने लगती हैं और पूरा गांव समोसा पानी पूरी का दीवाना हो जाता है। वो सिर्फ शिमरानगढ़ नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुके थे, मगर उनका उगता सूरज किसी और को चुभ रहा था। अब लोगों को क्या हो गया? मेरे दुकान पर आजकल कोई आता ही नहीं है, किसी को मोमोज खाना ही नहीं है, सबको वो समोसा पानी पूरी खाना है। और ये समोसा पानी पूरी कितना अजीब है। पूनम खुद से बातें करने में लगी थी, तभी वहाँ पर सूरज दलाल आ जाता है। क्या हो गया पूनम जी? मोमोज नहीं बिक रहे, इसीलिए तो परेशान नहीं हैं। मैं परेशान क्यों ना हूँ? इतनी मेहनत करके शहर जाकर मैं मोमोज बनाना सीख कर आई थी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि उन दोनों की दुखती रग क्या है। क्या है? मुझे बताओ। और तुम्हें कैसे पता? सब बताता हूँ, धैर्य रखिए, मैं आपकी मदद करूँगा, मगर आपको मेरी मुंह बोली रकम देनी होगी। ठीक है बाबा। सूरज पूनम को आलू के पेड़ के बारे में बताता है और उसके साथ मिलकर समीर और सुयोग के समोसा पानी पूरी को गांव से हटाने की योजना बनाने लगता है। रात हो जाती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके अपने घर जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर पूनम और सूरज आते हैं। देखिए, मैं इसी पेड़ की बात कर रहा था। यही वो पेड़ है जो अचानक से एक ही दिन में उग गया। इसी पेड़ के आलू तोड़कर वो लोग समोसा पानी पूरी बनाते हैं। मैंने कभी आलू देने वाले पेड़ के बारे में नहीं सुना है। इसमें पक्का किसी तरह का जादू होगा। आज इसे यहीं जलाकर राख कर दूंगी मैं। फिर देखती हूँ ये लोग कैसे समोसा पानी पूरी बनाते हैं। दोनों मिलकर उस पेड़ को काटने लगते हैं और दोनों काफी थक जाते हैं। पूनम जी, मैं तो कहता हूँ कि बाकी पेड़ कल काट लेंगे। सुबह होने वाली है, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, कल आकर अपना काम पूरा कर लेंगे। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही सूरज उगने लगता है, समीर और सुयोग दोनों ही अपनी दुकान खोलने आते हैं और देखते हैं कि पेड़ आधा कटा हुआ है। और जैसे ही सूरज की किरण उस पेड़ पर पड़ती है, पेड़ वापस से ठीक हो जाता है। तुमने देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैंने देखा किस तरह से ये पेड़ अपने आप ही ठीक हो गया। मगर इस पेड़ को काटा किसने था?
वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और समोसा पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। दिन खत्म होता है और रात आती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। रात के अंधेरे में फिर पूनम और सूरज उस पेड़ के पास आते हैं। अरे, ये पेड़ तो हमने कल आधा काटा था, ये ठीक कैसे हो गया? अब फिर से इसे पूरा काटना पड़ेगा। आप चिंतित ना होइए पूनम जी, मेरे पास दूसरी योजना भी है। हम इस पेड़ को आग लगा देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पूनम और सूरज एक लकड़ी पर मशाल जलाते हैं और जैसे ही सूरज पेड़ को जलाने वाला होता है, पेड़ की जड़ें दोनों पूनम और सूरज को अपने अंदर समा लेती हैं। अगली सुबह जब समीर और सुयोग वहां आते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां पर अब 3 पेड़ हो चुके हैं। कमाल है, अब तक तो एक ही पेड़ था, अब 3 हो गए। पुरीगंज नाम का एक गांव था, जहां पर सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सुरेश को पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। सुरेश और गांव के काफी लोगों को दूसरे गांव जाना पड़ता था। माँ, थोड़े पैसे मिल सकते हैं? मुझे पानी पूरी खाने जाना है। नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। 20 रुपए के पानी पूरी के लिए 40 रुपए खर्च करके पानी पूरी खाने जाते हो तुम। माँ, अब क्या कर सकते हैं? हमारे गांव में पानी पूरी वाला तो है ही नहीं। इस गांव में बड़े पहाड़ को छोड़कर और कुछ नहीं है। जब सुरेश अपनी माँ से ये बात कर ही रहा होता है, उतने में ही सुरेश के पिता वहाँ आ जाते हैं। बेटा, तुम जब देखो तब सिर्फ पानी पूरी खाने की ही बातें करते रहते हो। ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे हाथ खेती कर करके घिस चुके हैं। हाँ पिताजी, मैं काम ढूंढ लूंगा। जब देखो तब आप मुझे ताना देते रहते हैं। अच्छा छोड़िए, थोड़े पैसे दे दीजिए। पानी पूरी खाने दूसरे गांव सुभाष नगर जाना है। बेटा, तुम कब सुधरोगे? सुरेश के पिताजी सुरेश को पानी पूरी खाने के लिए 50 रुपए देते हैं और सुरेश गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त रोहन का इंतजार करने लगता है। रोहन थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं रोहन, माँ और पिताजी दोनों ही काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूँ, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, नहीं तो सुभाष नगर जाने वाली बस छूट जाएगी। हाँ हाँ चलो। सुरेश और रोहन दोनों ही पानी पूरी खाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी ओर गांव का लालची जमींदार लखन अपने कामगार गुल्लू को अपने पास बुलाता है। बताइए, क्या काम आ गया मालिक? मैं कोई नया व्यापार करना चाहता हूँ। बताओ, इस गांव में लोगों के पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं इन्हें दे सकूं और थोड़े पैसे ऐड सकूं? वैसे तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं मालिक, मगर गांव के काफी लोग पानी पूरी खाने दूसरे गांव जाते हैं, क्योंकि इस गांव में कोई पानी पूरी बेचता ही नहीं है। सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए दूसरे गांव जाते हैं? अब आएगा मजा। जाओ गुल्लू, और पानी पूरी का ठेला तैयार करो और पानी पूरी बेचना शुरू कर दो। और हाँ, ध्यान रहे, पानी पूरी 50 रुपए के नीचे मत बेचना। समझ आई बात? मगर पानी पूरी तो दूसरे गांव में 20 रुपए की मिलती है मालिक। हाँ, मगर हम 50 में ही बेचेंगे। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और जाओ जाकर तैयारी करो। गुल्लू पानी पूरी बेचने की तैयारी में लग जाता है। सुरेश और रोहन पानी पूरी खाकर अपने गांव लौट आते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए इतनी दूर जाते हैं, मगर पानी पूरी खाकर सारी थकान एक बार में निकल जाती है। बात तो तुम सही कह रहे हो। काश हमारे गांव में भी एक पानी पूरी की दुकान होती तो हमें इतना दूर जाना नहीं पड़ता। सुरेश और रोहन दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं और गुल्लू जमींदार की पानी पूरी के ठेले का पूरा इंतजाम कर लेता है।
अगला दिन होता है और रोहन और सुरेश एक बार फिर से उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। और रोहन, चल फिर से पानी पूरी खाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, नेकी और पूछ पूछ। जैसे ही वो दोनों पानी पूरी खाने जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। सुरेश और रोहन भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ पर गुल्लू पानी पूरी बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। रोहन गुल्लू से पानी पूरी का भाव पूछता है और दोनों ही पानी पूरी का भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 50 रुपए? इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 20 रुपए में ही पानी पूरी मिल जाती है। उतने में ही जमींदार लखन वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो पानी पूरी, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में पानी पूरी खाने के लिए भी 50 रुपए ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो ये आपकी दुकान है? तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में पानी पूरी क्यों बेच रहा है। कोई बात नहीं, हम भी हमारी पानी पूरी की दुकान खोलेंगे और गांव वालों को कम पैसों में पानी पूरी खिलाएंगे। जाओ जाओ, बस गांव में एक मैं ही हूँ जिन्हें बाहर के लोग पानी पूरी की पूरी बना कर देते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम दुकान कैसे खोलते हो। सुरेश और रोहन दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो कैसे पानी पूरी की दुकान के लिए पूरी ढूंढ सके। तुमने जोश जोश में कह तो दिया, मगर हम पूरी का जुगाड़ करेंगे कैसे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये जमींदार ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठता रहेगा। जब वो ये बात कह ही रहे होते हैं, वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी ही थकी हुई हालत में गुजर रहा होता है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। आप ठीक तो है ना दादाजी? रुकिए, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। रोहन, जाओ, पास में जो भी घर हो वहाँ से पानी लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। रोहन भागकर जाकर पास वाले घर से पानी लेकर आता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पानी पीने के लिए देता है और उनसे पूछता है कि वो इतने थक हार कर कहाँ से आ रहे हैं। बेटा, मैं गांव के पहाड़ की चोटी चढ़कर आ रहा हूँ। वहाँ पर खास तरह की जड़ी बूटियाँ और खेत में बोने वाले बीज हैं। अगर आज तुम दोनों मुझे पानी ना पिलाते तो शायद आज मैं जिंदा ना बचता। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कहने के बाद अपने झोले में हाथ डालकर सुरेश और रोहन को वो जादुई बीज देता है और कहता है, जब भी तुम इन बीज को अपने खेत में बोओगे, तब तुम्हें 5 बार उस वस्तु का नाम लेना होगा जिसे तुम अपने खेत में उगाना चाहते हो, और अगले दिन वो उग जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर अपने रास्ते चला गया और सुरेश और रोहन उस जादुई बीज को अपने घर लेकर चले जाते हैं। चलो आज ही जाकर इस बीज को मेरे पिताजी के खेत में गाड़ देते हैं और देखते हैं कि ये सच में जादुई है या नहीं। सही कह रहे हो, अगर ये काम कर गया ना तो हमारी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। सुरेश और रोहन दोनों ही उस बीज को लेकर खेत में जाते हैं और 5 बार पानी पूरी का नाम लेकर उस बीज को खेत में बो देते हैं। अगली ही सुबह खेत में पूरी उग जाती है और सुरेश और रोहन दोनों ही अपनी पानी पूरी का ठेला डाल देते हैं और सिर्फ 20 रुपए में पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है, जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी अभी लगाता हूँ। सुरेश अपने ग्राहक को पानी पूरी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी अच्छी पानी पूरी नहीं खाई। मजा आ गया इस पानी पूरी को खाकर। एक काम करो, और 2 प्लेट लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए भी बांध दो। धीरे धीरे करके सभी सुरेश और रोहन के पानी पूरी के ठेले पर आने लगते हैं। जब भी पूरी कम पड़ जाती है, पानी पूरी की खेती से पूरी लेकर आ जाता है। गांव वालों ने जमींदार के पानी पूरी के ठेले में से
पानी पूरी खाना बंद कर दिया था। ये देखकर जमींदार आग बबूला हो जाता है और अपने कामगार गुल्लू से कहता है, गुल्लू, क्या हुआ? पानी पूरी का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो पानी पूरी को 20 रुपए में बेच रहा है और हम 50 रुपए में। और मैंने तो सुना है कि उसकी पानी पूरी काफी स्वादिष्ट है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। अब कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना गुल्लू, चलो मेरे साथ। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही रात के अंधेरे में आकर सुरेश और रोहन के ठेले में आग लगा देते हैं। बहुत पानी पूरी बेचने का शौक था ना, अब बेचते रहना पानी पूरी। अगले दिन जब सुरेश और रोहन अपनी पानी पूरी बेचने आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला हुआ है। ये किसने किया? भला ऐसा कोई क्यों करेगा? ये पक्का उस जमींदार का काम होगा। हमारी दुकान की वजह से उसकी पानी पूरी की दुकान नहीं चल रही होगी और वो लोगों से पैसे नहीं ऐंठ पा रहा होगा। मगर मैं हार नहीं मानूंगा, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। सुरेश और रोहन फिर से ठेला बनाते हैं और अपनी पानी पूरी एक बार फिर से गांव में बेचना शुरू करते हैं। और ये बात गुल्लू जाकर अपने मालिक जमींदार लखन को बताता है। क्या उन्होंने फिर से अपना ठेला लगा लिया? जी मालिक, इनके ठेले पर आग लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम सीधा जड़ पर हमला करेंगे। मैंने सुना है कि सुरेश के पिता के पास एक खेत है जहाँ पर ये दोनों जादुई पानी पूरी की खेती करते हैं। ये तो मैंने भी सुना है, मगर आप करने क्या वाले हैं? चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, बस तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही पानी पूरी की खेत में आ जाते हैं। तो ये है इनकी पानी पूरी की पूरी का राज। आज सब खत्म कर दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही जमींदार खेत में आग लगाने वाला होता है, उतने में ही खेत के बाजू में गड़े पेड़ की जड़ें उन्हें जकड़ लेती हैं। मालिक, आप बचाइए मालिक, आप बचाइए। अरे मैं खुद जकड़ा गया हूँ। पूरी रात जमींदार और गुल्लू फंसे होते हैं। अगले दिन जब सुरेश और रोहन पूरी की खेती करने आते हैं, तभी वो जमींदार लखन और गुल्लू को जकड़ा हुआ देखते हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश और रोहन, मैं तुम्हारी खेती जलाने के लिए आया था, मगर यहाँ के झाड़ों ने हमें जकड़ लिया। मैं तुम दोनों को आश्वासन देता हूँ कि मैं अपने सारे गलत काम छोड़ दूंगा और पानी पूरी भी 20 रुपए में बेचना शुरू कर दूंगा। ये झाड़ इन खेतों की रक्षा करते हैं। आपको अपनी गलती का पछतावा है, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। जैसे ही सुरेश और रोहन जमींदार और गुल्लू को माफ कर देते हैं, वैसे ही पेड़ उन्हें छोड़ देते हैं।